हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी फंक्शन यानी फलन चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है। पिछले वीडियो तक में हमने डोमेन यानी प्रांत वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं रेंज। आज के वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। हेडिंग लगा दीजिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है प्यारे। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं फलन का परिसर। फलन का परिसर। तो आज का टॉपिक हमारा ये है, फलन का परिसर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रेंज की। करेक्ट है? आइए, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि भैया रेंज यानी परिसर कहते किसको है। आइए सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन आपको बता दें, है ना। द वैल्यू ऑफ function, the value of function at domain is called range। अगर हम इसको हिंदी में लिखें, प्रांत पर फलन के मान को, प्रांत पर फलन के मान को परिसर कहा जाता है। ठीक है, ये तो आइए समझते हैं इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। फिर रेंज निकालने का हम लोग मेथड सीखेंगे, तरीका सीखेंगे। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डोमेन इज कॉल्ड रेंज। द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट डोमेन इज कॉल्ड रेंज। फंक्शन का जो वैल्यू होता है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। फंक्शन का जो वैल्यू होता है डोमेन पर, उसे रेंज कहा जाता है। डोमेन क्या होता है वो हमने आपको पिछले 2 वीडियो में समझाया हुआ है। फंक्शन का जो वैल्यू होता है डोमेन पर, उसे हम लोग रेंज कहते हैं। प्रांत पर जो फलन का मान होता है, उसे हम लोग परिसर कहते हैं। उसे हम लोग परिसर कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x प्लस 10। अगर हम इसमें डोमेन यानी x का वैल्यू, डोमेन यानी x का वैल्यू मान लेते हैं, हम पुट कर दिए हैं 6। डोमेन यानी x का वैल्यू मान लीजिए हमने पुट किया 6। तो बताइए क्या हो जाएगा ये f(6) बराबर x के जगह पर अगर यहां 6 रखेंगे तो ये 6 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 10 हो जाएगा, है ना। 6 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 10 हो जाएगा। तो ऊपर 10 हो गया, नीचे 16 हो गया, यानी कट के 5/8 बचा। तो प्यारे
आपने इस फंक्शन में डोमेन यानी x का वैल्यू क्या रखा 6, तो फंक्शन का क्या वैल्यू मिला 5/8। इसी 5/8 को रेंज यानी परिसर कहा जाता है। इसी 5/8 को रेंज यानी परिसर कहा जाता है। मतलब फंक्शन में डोमेन को रखने से फंक्शन का जो भी वैल्यू मिलेगा उसे रेंज यानी परिसर कहेंगे। रेंज क्या होता है समझ गए। अब हम आपको बता रहे हैं कि रेंज फाइंड कैसे किया जाता है, जल्दी से नोट किया जाए, है ना। एकदम दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए कि डोमेन को फंक्शन में रखने से फंक्शन का जो भी वैल्यू मिलता है उसे हम रेंज कहते हैं, है ना। चलो आइए, डोमेन का वैल्यू फंक्शन में रखना है, फंक्शन का जो भी वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग रेंज कहेंगे। कुछ ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज आपको डायरेक्ट ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही काम का है। तो आइए, तो है ना, इंपॉर्टेंट रेंज। रेंज मतलब ज्यादा कुछ नहीं सोचिए, रेंज मतलब सीधा सोचिए फंक्शन का वैल्यू। रेंज मतलब फंक्शन का वैल्यू, रेंज मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है जो आपको ख्याल रखना है ना। आइए, सबसे पहला हम बारी बारी करके सबको लिख रहे अच्छे से। सबसे पहला fx इक्वल टू मॉड x, है ना। fx इक्वल टू मॉड x। मॉड x का जो रेंज होता है, मॉड x का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। 0 पर बिग ब्रैकेट, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट। एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा fx इक्वल टू a टू दी पावर x, जिसे आप एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी कहते हैं। इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है। 0 पर स्मॉल ब्रैकेट, है ना। यहां 0 पर बिग ब्रैकेट का मतलब आंसर में 0 आ सकता है, यहां 0 पर स्मॉल ब्रैकेट मतलब आंसर में 0 नहीं आ सकता है। तो मॉड वाले का रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच होगा, और एक्सपोनेंशियल यानी चर घातांकी का रेंज 0 से बड़ा इन्फिनिटी के बीच होगा। 0 पर इक्वल नहीं है, मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। करेक्ट है। तीसरा ये सब डायरेक्ट आपको ख्याल रखना है। तीसरा fx इक्वल टू log x टू दी बेस a। log का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब log का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद 4 नंबर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब x का महत्तम पूर्णांक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, मतलब x का महत्तम पूर्णांक है। इसका जो रेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होता है, यानी पूर्णांक। इसका जो रेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर यानी पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक क्या होता है आप समझते हो ना, ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें 5 नंबर fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x।
भिन्नात्मक भाग फलन, इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 पर बिग ब्रैकेट, 1 पर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लीजिए तो, है ना। यहां पर जितना भी बेसिक चीजें था वो हमने आपको करा दी। बताइए, नोट कीजिए जल्दी से। ये बेसिक जो ज्यादा यूज होता है इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और अभी अभी ख्याल आया, एक और ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, एक है सिग्नम, जिसको हिंदी में चिन्हन फलन कहते हैं, SGN, है ना, X। ठीक है, इसको ऐसे साइनम कहना चाहिए, साइनम ऑफ X, मतलब X का चिन्हन, चिन्हन फलन जिसे कहा जाता है, चिन्हन। ठीक है, तो चिन्हन यानी साइनम फंक्शन का जो रेंज होता है ना, इसको आप ऐसे करके लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, Fx इक्वल टू SGN ऑफ X, ये। ठीक है, इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है मात्र 3 वैल्यू होता है, -1, 0 और 1, बस। -1 होता है, 0 होता है और 1 होता है, बस। ये है सिग्नम फंक्शन, यानी सिग्नम ही नहीं, साइनम कहा जाता है। लोग अपना आराम से उसको जो है मजाकिया अंदाज में सिग्नम सिग्नम बोल देता है। ये साइनम हिंदी में से चिन्हन फलन कहा जाता है, जिसका रेंज -1, 0 और 1, बस उतना ही होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए तो। चल आइए, चले, हो गया। आइए, उसके बाद हम लोग इसकी रेंज की बात करेंगे। ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलो या रेशियो बोलो, जो मन करे, इसके रेंज की हम लोग बात करें। रेंज यानी परिसर, समझते हो हिंदी में। चलो आइए, यहां पर टेबल बना के लिख देते हैं। यहां पर फंक्शन लिखते हैं यानी फलन, और यहां पर उसका रेंज लिखते हैं यानी परिसर। ठीक है, जैसे कि पहला है sin x, दूसरा है cos x, तीसरा है tan x, चौथा है cot x, पांचवा है sec x, छठा है cosec x। इन सब का हम रेंज लिख रहे हैं, रेंज। ठीक है, इन सब का रेंज लिख रहे हैं। तो भैया इसका जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है। इसका भी रेंज -1 से लेकर के +1 तक होता है। इसका रेंज ऑल रियल नंबर होता है, मतलब R लिख सकते हो। इसका रेंज ऑल रियल नंबर होता है, मतलब R लिख सकते हो, मतलब सभी वास्तविक संख्या। और इसका जो रेंज है वो -∞ से -1 तक, और फिर यूनियन 1 से लेकर के ∞ तक। और इसका जो रेंज होता है सेम -∞ से -1 तक, फिर यूनियन 1 से लेकर के ∞ तक। जी हाँ, ये जो हमने रेंज लिखा वो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिखा, इसे भी आपको याद रखना है। रेंज मतलब वैल्यू, रेंज मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो इनका वैल्यू क्या हो सकता है वो यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से इसको नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसकी बात करेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स
ट्राइगोनो मेट्रिक फंक्शन, है ना। हम इसके रेंज की बात करेंगे, हिंदी में त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन कहते हैं। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो यहां पर हम फिर से फंक्शन लिखेंगे, फिर से हम यहां पर फंक्शन लिखेंगे और यहां पर हम उसका रेंज यानी परिसर लिखेंगे। ठीक है, चलो। आता है जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इन सब का रेंज क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो -π/2 से लेकर के +π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। tan इनवर्स का रेंज -π/2 और +π/2 के बीच में होता है, इस पर स्मॉल ब्रैकेट लगता है। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज 0 से लेकर के पाई के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। सेक इनवर्स का रेंज 0 से लेकर के पाई तक सब होता है, बस π/2 नहीं होता है। कोसेक इनवर्स का रेंज -π/2 से लेकर के π/2 तक सब होता है, बस 0 नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से जितने भी बेसिक फंक्शन थे जिसका रेंज आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए, हमने लिख दिया, है ना। इन सब का रेंज आपको डायरेक्ट ख्याल रखना है। अब हम आपको रेंज फाइंड करने का मेथड बता रहे हैं, रेंज फाइंड करने का मेथड बता रहे हैं। चलो नोट कर लीजिए। चलो, तो हेडिंग में लगा देंगे मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज। मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज। मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज, परिसर ज्ञात करने की विधि। परिसर ज्ञात करने की विधि। मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज, परिसर ज्ञात करने की विधि। इसी को सीखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला मेथड है प्यारे, जिसका नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, है ना। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब ये कौन सा विधि है, कब काम करता है, सब बता रहा है। रेंज निकालने का सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। सुन लीजिए अच्छे से सुन लीजिए। जब फंक्शन का डोमेन, फलन का प्रांत नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या कुछ नंबर्स का सेट हो, कुछ नंबर्स का सेट हो। वापस सुनिए, जब फंक्शन का डोमेन यानी प्रांत नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या हो,
होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो, इंटीजर यानी पूर्णांक हो, या कुछ नंबर्स का सेट मतलब कुछ संख्याओं का समुच्चय है, इसमें से कुछ भी आपको अगर डोमेन में दिखाई दे, प्रांत में दिखाई दे, तो रेंज निकालने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। समझे? अब कैसे प्रयोग करते हैं देखिए, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है n से लेकर के r तक, और उस फंक्शन का जो वैल्यू है बराबर है, मान लेते हैं x स्क्वायर, और कहा गया कि फाइंड रेंज, परिसर ज्ञात करें। फाइंड रेंज यानी परिसर ज्ञात करें। सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक फंक्शन है जो n से लेकर के r तक में है, fx बराबर x स्क्वायर है, तो कहता रेंज यानी परिसर ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको क्या बोले कि अगर डोमेन यानी प्रांत में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर यानी पूर्णांक, या इस प्रकार से कुछ नंबर का सेट यानी समुच्चय हो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं रेंज निकालने के लिए। तो आइए इस सवाल को देखिए। आप अगर गौर से समझ पा रहे हैं और हमारी बातों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो भैया एरो से पहले वाले को आपको पता है डोमेन कहा जाता है, यानी प्रांत। एरो से पहले वाले को डोमेन यानी क्या बोलते हैं? प्रांत। तो बताइए, तो डोमेन यानी प्रांत में कौन है? नेचुरल नंबर। जैसे ही डोमेन यानी प्रांत में नेचुरल नंबर दिखाई दिया, हम इस मेथड का यूज करेंगे रेंज निकालने के लिए। और देखो कैसे निकलता है, डायरेक्ट रखो आंसर पाओ, डायरेक्ट रखो आंसर पाओ। रेंज यानी परिसर। चलो, नेचुरल नंबर है, बोलो डोमेन में कौन है? नेचुरल नंबर। सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अगला नेचुरल कौन होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अगला होता है 3, 3 का स्क्वायर 9। अगला होता है 4, 4 का स्क्वायर 16। अगला होता है 5, 5 का स्क्वायर 25। अगला होता है 6, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से और भी आएंगे आंसर। वापस सुनो, वापस। डोमेन में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है, तो जो भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या होता है इसमें रखते चले गए। जो भी आंसर आया उसे रेंज यानी क्या कहा जाता है? रेंज यानी क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है ना। जैसे 1 रखे तो 1 का स्क्वायर, यहां से 2 रखे तो 2 का स्क्वायर, यहां से 3 रखे तो 3 का स्क्वायर, यहां से 4 रखे तो 4 का स्क्वायर, यहां से 5 रखे तो 5 का स्क्वायर। इस तरीके से और भी आएगा। समझ में आया? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कैसे होता है, कब लगाना है बता दिए। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, 2 क्वेश्चन और करा, जल्दी से नोट करिए इसको पहले। जब तक हर एक मेथड पे 2-3 एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, वो मेथड आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर के समझना है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हमारा ये है, fx इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3 एंड फंक्शन f इज 1, 2, 3 से लेकर के मान लेते हैं n तक। कहता है फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, ठीक है। चलिए, एक fx बराबर 4x प्लस 3 दिया है, इसका कहता है रेंज निकालो। तो रेंज निकालने से पहले डोमेन को देखो। डोमेन यही है, एरो से पहले वाले को डोमेन बोलते हैं, एरो से पहले वाले को डोमेन बोलते हैं। तो भैया ये डोमेन है, डोमेन में है 1, 2, 3। डोमेन हिंदी में इसे प्रांत कहते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर डोमेन में कुछ नंबर्स का सेट यानी समुच्चय हो, फिर भी ये मेथड लगेगा।
तो यहां तो वही भी है, कुछ नंबर का सेट यानी समुच्चय है डोमेन में, तो लगेगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। लगाओ लगाओ, रेंज निकालो, बहुत ही आराम से निकालो रेंज। रेंज यानी परिसर। तो बताओ, सबसे पहले डोमेन में क्या है, 1 रखो। अगर इसमें x के जगह पर 1 रखो क्या आ जाएगा, 7। फिर क्या है, 2 रखो तो 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा। फिर क्या है, 3 रखो तो 4 3 12 3 15 हो जाएगा। बात खत्म, ये रेंज हो गया, आंसर हो गया। क्यों माथा पे टेंशन लेना, देख लो डायरेक्ट आ जा रहा है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन g है जो i से लेकर के r तक है ना, और एंड fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 है, और कहता है कि फाइंड रेंज। ठीक है, तो रेंज निकालने से पहले डोमेन की तरफ देखिए। डोमेन एरो से पहले वाले को बोलते हैं, और डोमेन में i है, i मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक, और इंटीजर यानी पूर्णांक आपको पता है किसको कहते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, है ना। ये ठीक है, यही होता है हमारा इंटीजर। तो डोमेन में यही इंटीजर दिया हुआ है। तो अभी हम आपको बोले थे, अगर डोमेन में इंटीजर रहा फिर भी हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो रखिए डायरेक्ट और आंसर पाइए। तो रेंज बराबर रखिए, रेंज यानी परिसर। सबसे पहले क्या रखोगे, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 + 4 4 आ जाएगा। फिर क्या रखोगे, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 4 5 आ जाएगा। फिर रखोगे 2, 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 8 आ जाएगा। फिर रखोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 9 + 4 13 आ जाएगा, 9 4 13। फिर रखोगे 4, 4 का स्क्वायर 16 4 20 हो जाएगा। कुछ माइनस में रख के देख लो, माइनस में अगर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 + 4 5 रखा हुआ है। -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 + 4 8 रखा हुआ है। मतलब माइनस में भी अगर कुछ रखोगे तो रेंज आपका यही आता चला जाएगा। इस प्रकार से ही आपका रेंज का आंसर हो गया। तो क्या आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि रेंज निकालने का समझ गए? हाँ जी, यही है। बस एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डोमेन में यानी प्रांत में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर यानी पूर्णांक, या कुछ नंबर्स का सेट यानी समुच्चय रहे तो डायरेक्ट x के जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए। जो भी आंसर आपको मिलेगा उसे हम रेंज यानी परिसर कहते हैं। नोट कर लिया जाए। चल, ये था पहला मेथड। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड की। किसकी बात करेंगे? सेकंड मेथड। सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इधर उधर बच्चे पे ध्यान नहीं देना है, इधर इधर वाले किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। आइए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? एलिमेंट्री मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको हिंदी में अवयवी विधि बोलते हैं। ठीक है, चलो, एलिमेंट्री मेथड यानी अवयवी विधि। अब यह समझना है कि इस मेथड का प्रयोग कब करोगे, इस मेथड का प्रयोग कब करोगे। एकदम ध्यान रखना, जब वेरिएबल यानी चर जिसको हिंदी में कहते हैं, जब वेरिएबल पार्ट
का वैल्यू पता, जब वेरिएबल पार्ट का वैल्यू पता हो तब हम एलिमेंट्री मेथड यानी अवयवी विधि का प्रयोग करते हैं। आइए इस पर भी ढेर सारा आपको एग्जांपल देते हैं, इस मेथड का यूज कैसे करें। एकदम अलग अलग टाइप का ढेर सारा, छोटा क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन भी। चलिए मान लीजिए सबसे पहला सवाल यह है, एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 11/3 और कहा इसका रेंज निकालो। कहा इसका रेंज निकालो यानी परिसर ज्ञात करो, फाइंड रेंज, परिसर ज्ञात करें। तो बताइए इसमें वेरिएबल पार्ट कौन है? इसमें वेरिएबल पार्ट कौन है भैया? साइन एक्स। कौन है वेरिएबल पार्ट? साइन एक्स। तो क्या आपको साइन एक्स का वैल्यू पता है? जी हां, अभी अभी हम बताए थे साइन एक्स का वैल्यू, अभी अभी हम आपको बताए हैं। देखो ये साइन एक्स का वैल्यू -1 से कहां तक होता है? +1 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल पार्ट है वो है साइन एक्स, और भैया साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है। सुनो अच्छे से, एलिमेंट्री मेथड कैसे लगाया जाता है समझिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वेरिएबल पार्ट का वैल्यू पता है। तो भैया वेरिएबल पार्ट यहां साइन था, साइन का वैल्यू हमको पता है -1 से लेकर के +1 तक। अब क्या कीजिए, इसमें जितना भी कुछ आगे पीछे लगा हुआ है सब यहां लगा दीजिए। यहां जितना भी कुछ आगे पीछे लगा है सब यहां लगा दीजिए। शुरू कीजिए। साइन में मल्टीप्लाई है 4 से, तो आप भी करो सब में 4 से मल्टीप्लाई, तो -4 हो जाएगा, 4 साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। उसके बाद सब में से 11 माइनस है, तो सब में से आप 11 माइनस करो। 11 माइनस करोगे तो ये -15 हो जाएगा, ये 4 साइन एक्स -11 हो जाएगा। इसमें से 11 माइनस करोगे तो -7 आ जाएगा। उसके बाद सब में 3 से भाग करना, आप भी 3 से भाग करो, तो इसमें 3 से भाग करोगे तो -5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 साइन एक्स -11/3, और इसमें 3 से भाग करोगे तो -7/3। बताओ और कुछ लाना है? जितना भी कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे लाना था सब आ गया। यस सर आ गया। इसका मतलब यहां लिखेंगे -5 लेस देन इक्वल, और गौर करो क्या ये पूरा का पूरा किसके बराबर? fx के बराबर है, तो हम यहां पर fx लिख सकते हैं लेस देन इक्वल -7/3, यानी फंक्शन का जो वैल्यू है वो -5 से -7/3 तक आया, और इसी को हम लोग कहेंगे रेंज यानी परिसर। रेंज यानी परिसर, -5 से लेके -7/3 तक। यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तो यहां भी बिग ब्रैकेट, यहां भी बिग ब्रैकेट, आंसर आ गया। चलो समझ में आया क्या? नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन अभी एलिमेंट्री मेथड का आपको बताया है, अभी और भी क्वेश्चन कराते हैं, नोट किया जाए। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। हर एक क्वेश्चन का वैरायटी हम करा देते हैं, आपको चिंता नहीं करना। मान लीजिए gx बराबर लिखा हुआ है 7 cos स्क्वायर 9x -8/3। ये इसका कहा रेंज निकालो। तो बताओ इसमें एलिमेंट्री पार्ट वेरिएबल वाला पार्ट कौन है? वेरिएबल वाला पार्ट कौन है? cos 9x है। कौन है? cos 9x है। तो भैया cos के एंगल में कुछ भी हो, हाथी घोड़ा बिल्ली कुछ भी हो, cos का जो वैल्यू होता है वो -1 से लेके +1 तक लिखा चुके हैं, है ना। cos के एंगल में हाथी घोड़ा बिल्ली कुछ भी हो, cos का मान -1 से कहां तक होता है? +1 तक। अब इसमें भी जितना भी कुछ आगे पीछे लाना है सब यहां ला दीजिए। cos का क्या है? स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है। सावधान, यहां स्क्वायर करना है।
चलिए, तो आपको पता है इधर सबसे छोटा नंबर लिखाएगा, इधर सबसे बड़ा नंबर लिखाएगा। तो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिए कि अगर cos 9x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक है तो cos स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा? cos 9x का वैल्यू अगर -1 से लेकर के +1 तक है तो cos स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा? 0। क्योंकि cos 9x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक है, अगर स्क्वायर करोगे तो सब तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी सबसे छोटा 0 होगा। और सबसे बड़ा कौन होगा? -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी सबसे बड़ा 1 हो जाएगा। मतलब अगर cos 9x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक है तो cos स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 और cos स्क्वायर का सबसे बड़ा वैल्यू 1 होगा। सोचना बहुत आसान है। -1 से लेकर के +1 तक सभी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, जो छोटा होगा वो इधर लिखाएगा, जो बड़ा होगा यहां लिखाएगा। क्लियर? अब cos स्क्वायर में 7 से मल्टीप्लाई है तो सब में करो 7 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा। 7 से करेगा मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। इसमें 7 से करेगा तो 7 cos स्क्वायर 9x, इसमें 7 से करेगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 8 माइनस करना है, सब में से 8 माइनस करो, इसमें से भी 8 माइनस कर दिए। 7 cos स्क्वायर 9x -8, इसमें से भी 8 माइनस कर दिए -1। उसका सब में से 3 भाग करना है, सब में 3 से भाग करना है, तो सब में 3 से भाग करेगा तो -8/3। 7 cos स्क्वायर 9x -8/3 और ये -1/3। चलिए अब बताइए क्या होगा। अब इसके आगे पीछे जितना भी कुछ लाना है यहां पर आ गया। अब कुछ मत कीजिए, इसके जगह पे कौन रख दीजिए? gx रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? -8/3 लेस देन इक्वल gx और लेस देन इक्वल -1/3, यही आ जाएगा। तो हमारा जो रेंज आ गया वो यही हो गया। रेंज हो गया कहां से कहां तक? रेंज यानी परिसर -8/3 से लेकर के -1/3। यहां पर भी इक्वल, यहां पर भी इक्वल, मतलब यहां पर भी बिग ब्रैकेट, यहां पर भी बिग ब्रैकेट। चलिए आंसर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, करिए जल्दी से नोट। आइए, हर एक प्रकार का हम सवाल करा देते हैं। ये हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब कैसे बनाओगे? ये देख लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए fx बराबर -8 mod x प्लस 15 x बिलोंग्स टू रियल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो बताइए इसमें वेरिएबल पार्ट कौन है? mod x है। तो क्या mod x का वैल्यू आपको पता है? यस सर, ये भी लिखा दिए हैं। mod x का वैल्यू लिखा दिए हैं, कहां गया? ये देखो, दिखा दिए हैं कि mod x का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होता है ना? ठीक है, यानी इसमें जो वेरिएबल पार्ट है इस क्वेश्चन में वो mod x है। और आपको पता है कि mod का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 0 से इन्फिनिटी का मतलब हुआ 0 से बड़ा होना। तो किसी भी नंबर का जो mod है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। क्लियर है? अब इसमें आगे पीछे जितना भी कुछ लाना है सब ला दीजिए। तो भैया -8 से मल्टीप्लाई है तो सब में करो -8 से मल्टीप्लाई, तो ये -8 mod x आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये साइन बदल जाएगा, -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। दोनों तरफ -8 से मल्टीप्लाई किए, -8 एक प्रकार का नेगेटिव नंबर है तो ये साइन बदल जाएगा। उसका 15 जोड़ना है तो सब में जोड़ो 15, तो ये हो जाएगा -8 mod x प्लस 15। इसमें 15 जोड़ोगे तो ये 15 रह जाएगा। अब कुछ भी नहीं लाना है आगे पीछे, मत इसको हटा के कौन रख सकते हैं? यानी fx रख सकते हैं, यानी fx लेस देन इक्वल टू 15। तो आपका जो रेंज है वो आ गया। fx का जो वैल्यू है वो 15 के बराबर या उससे छोटा है।
15 के बराबर या उससे छोटा, तो छोटा का मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी तक जाना। यहां पर स्मॉल ब्रैकेट, 15 के बराबर है तो यहां बिग ब्रैकेट। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। करेक्ट है, नोट कर लिया जाए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की हर एक वैरायटी करा देते हैं, कष्ट ही नहीं रहेगा। gx बराबर 7x² माइनस 4/10 और x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के 5 तक, ऐसा है। ठीक है, चलिए आइए, कहा गया कि इसका रेंज निकालिए। तो बताइए इसमें वेरिएबल पार्ट कौन है? x है। और देखिए संयोग से x का वैल्यू यहां क्वेश्चन में दिया है। कहोगे सर वेरिएबल पार्ट x² है, सही बात है, लेकिन x² से पहले भी x का वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 3 से लेकर के 5 तक। तो पहले उसी का यूज कीजिए। तो भैया x का वैल्यू दिया है 3 से 5 तक, दोनों पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। क्वेश्चन में x का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, सुनो सुनो सुनो, x का वैल्यू प्यारे ऐसा दिया है। तो ऐसा का मतलब हुआ, ऐसे लिख सकते हो आप 3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू 5, ऐसा। बिग ब्रैकेट का मतलब हुआ इक्वल, तो x का वैल्यू 3 से लेके 5 तक है, लिख दिए। चलो अब यहां जो भी कुछ लाना है सब ला दो। x का क्या चाहिए? स्क्वायर, तो करो फिर से वही पुरानी बात, इसका स्क्वायर करो। तो सोच के बताओ, स्क्वायर करने पर सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 3 से लेके 5 तक है, तो 3 से लेके 5 तक सभी नंबर का स्क्वायर करो, बताओ उसमें सबसे छोटा क्या आया? x का वैल्यू 3 से लेके 5 तक है, 3 से 5 तक सभी का स्क्वायर करो, बताओ उसमें सबसे छोटा क्या आया? सर 9। सबसे बड़ा क्या आया? 25। बहुत बढ़िया। उसके बाद x² में 7 से मल्टीप्लाई है, तो सब में करो 7 से मल्टीप्लाई, तो 9 7 63 हो जाएगा, ये 7x² हो जाएगा। इसमें 7 से करोगे मल्टीप्लाई तो 175 हो जाएगा, 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17। 4 माइनस करना है तो सब में से करो 4 माइनस, 4 माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 59। 7x² माइनस 4, इसमें से 4 माइनस करेगा तो हो जाएगा 171। उसका सब में 10 से भाग करना है तो 10 से भाग करो, तो 59/10, 7x² माइनस 4/10 और 171/10। अब जितना भी कुछ आगे पीछे लाना था सब आ चुका है, तब इसके जगह पे किसको रख सकते हैं? gx को रख सकते हैं। यानी हमारा जो वैल्यू आ गया 59/10 लेस देन इक्वल gx लेस देन इक्वल 171/10 आ गया। समझ रहे हो? और ये जो वैल्यू आया इसी को हम लोग कहेंगे रेंज, यानी परिसर। कहां से कहां तक आया? 59/10 से लेकर के 171/10 तक ये आया। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, नोट किया जाए, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें, नोट करें। चलिए तो यहां से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से भी। ठीक है, कहां गया क्वेश्चन 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 जी। एक क्वेश्चन यहां पर भी है, तो चल एक क्वेश्चन है ये, y बराबर 3 sin रूट अंडर 3 sin रूट अंडर
पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। कहा गया कि इसका रेंज निकालिए, ठीक है, इसका रेंज निकालिए कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन यही है, एक सेकंड अच्छे से मिला लिया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन यही है। और बगल में x का वैल्यू दिया हुआ है, बगल में x का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहता तो हम लोग निकाल सकते थे x का वैल्यू, ठीक है। और जैसे यही क्वेश्चन है, चलो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसको बना लेता है। आपको कहा गया इसका रेंज निकालेगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो एक काम करो कि यहां पर एक काम करते हैं, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि सर वेरिएबल पार्ट यहां x है, बिल्कुल सही लग रहा है। एक काम करो ना कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू क्या पॉसिबल है वो निकाल लेते हैं। x निकालना मतलब डोमेन निकालना, x निकालना मतलब डोमेन निकालना। तो भैया इसमें डोमेन का कौन सा, ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छे से प्लीज, क्वेश्चन बढ़िया है, रूल बढ़िया लगेगा, घबराओ मत। तो सबसे पहले ना हम इस क्वेश्चन के लिए x निकाल के देखते हैं। x निकालने का मतलब हुआ वेरिएबल पार्ट, तो वेरिएबल x निकालना मतलब हुआ डोमेन। तो भैया डोमेन का कौन सा रूल लगेगा, इवन रूट वाला। कौन सा रूल लगेगा, इवन रूट वाला, याद है आपको। फॉर डोमेन यहां लिख देते अच्छे से पहले, फॉर डोमेन मतलब सब लोग डोमेन निकाल रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन का आप डोमेन निकालना चाहते हो तो रूट के अंदर वाला यानी पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक काम करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बदल जाएगा। अब अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से सोचोगे तो क्या ये x प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा सर, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा सर। अब अगर वैवी कर्व के हिसाब से सोचोगे, क्योंकि आपको पता है यहां से वैवी कर्व ही लगेगा, तो इसको 0 के बराबर करने पर माइनस पाई बाय 4 आएगा x का वैल्यू, इसको 0 के बराबर करने पर पाई बाय 4 आएगा। तो माइनस पाई बाय 4 छोटा है हमने लिख दिया, प्लस पाई बाय 4 बड़ा है हमने लिख दिया। रूल के हिसाब से वैवी कर्व यहां पर प्लस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। तो डोमेन यानी x का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, डोमेन यानी जो x का वैल्यू आ गया क्या आ गया। आपको चाहिए कैसा वैल्यू, 0 से छोटा यानी माइनस वाला। तो माइनस इस घर में है, यानी कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 4 से लेकर के प्लस पाई बाय 4 तक। क्वेश्चन में यहां पर इक्वल लगा हुआ है तब बिग ब्रैकेट होगा, देख लो। आपको पता है इस क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए अगर x का वैल्यू पता चल जाता तो काम हो जाता। तो भैया x निकालना मतलब डोमेन निकालना, तो हमने डोमेन का हेल्प लेकर के x निकाल लिया। अब आइए रेंज पर काम करते हैं। सवाल बहुत खूबसूरत है भाई। अब आइए रेंज पर काम करते हैं। फॉर रेंज, फॉर रेंज चलिए तो बताइए तो x का वैल्यू, x मतलब वेरिएबल पार्ट, कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से लेकर के प्लस पाई बाय 4 तक x का वैल्यू आया। अब शुरू हो जाओ, अब इसके आगे पीछे जितना भी कुछ लाना है सब ला दो। x का क्या चाहिए, स्क्वायर करो और सोच के बताओ, करो और सोच के बताओ, करो और सोच के बताओ कि माइनस पाई बाय 4 से लेकर के प्लस पाई बाय 4 तक सभी नंबर का स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा क्या आएगा। x का वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 है, तब माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 तक सभी नंबर का स्क्वायर करोगे तो सबसे छोटा क्या आएगा, 0 आएगा। और सबसे बड़ा क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 16 आएगा। करके देख लो, मन में करो ना, यहां से लेके यहां तक सभी नंबर का स्क्वायर करो तो सबसे छोटा 0 आया होगा और सबसे बड़ा पाई स्क्वायर बाय 16 आया होगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई है, माइनस से,
तो भैया अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर लिखा जाएगा -π²/16 और ये वाला पार्ट इधर लिखा जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह बदल जाता है ना, तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, बीच में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब उसमें π²/16 जोड़ना है, तो सब में π²/16 जोड़ो, तब π²/16 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा π²/16 -x², इसमें जोड़ोगे तो ये π²/16 का वही रह जाएगा। अरे समझा, जितना भी कुछ है इसमें सब लाना पड़ेगा आपको। x² ले आए, माइनस ले आए, फिर π²/16 जोड़ना था तो सब में π²/16 जोड़े, इसमें π²/16 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें जोड़ के लिख दिए, इसमें भी जोड़ के लिख दिए। उसके बाद रूट लेना है तो सबका रूट ले लो, तो 0 का रूट लोगे तो 0 हो जाएगा, इसका रूट π²/16 -x², इसका रूट लोगे तो π/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रूट के बाद सब में साइन लगाना है तो साइन लगा दो, तो भैया इसमें साइन लगाओगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन √अंडर π²/16 -x²। इसमें अगर साइन लगाओगे तो साइन π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/√2। थोड़ा स्पेस देख लेते हैं, हाँ थोड़ा इधर तो आ ही सकता है, ठीक है, इधर तो आ ही सकता है, ठीक है। चलिए, सब में साइन लगाना था, हमने साइन भी लगा दिया, तो साइन 0 0, इसमें साइन लग गया, साइन π/4 1/√2। उसके बाद सब में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सब में 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो सब में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 रह जाएगा, लेस देन ये 3 साइन, यहीं पे कर लो क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल 3 साइन √π²/16 -x²। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/√2। देख लो, और कुछ लाना है कि सब कुछ आ गया, जितना भी कुछ था यहां पर सब यहां आ गया, यानी 0 लेस देन इक्वल जितना भी कुछ था यहां सब आ गया। तो इसके जगह पे कौन रख सकते हैं, y मतलब वही फंक्शन हमारा 3/√2। चलिए, तो जो रेंज है हमारा वो कहां से कहां तक आ गया, 0 से लेकर के 3/√2 तक आ गया। ये देखो कितना बढ़िया सवाल था, 0 से लेकर के 3/√2 तक इसका रेंज आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्वेश्चन कितना बढ़िया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन का x निकालना पड़ा, फिर उसको एलिमेंट्री मेथड में ढालना पड़ा, है ना। तो कुछ ऐसा सवाल आ जाएगा जो थोड़ा आपको बढ़िया तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आप काफी हद तक एलिमेंट्री मेथड को समझ गए होंगे कि भैया वेरिएबल पार्ट का वैल्यू पता रहता है, उसको रख देते हैं, और फिर क्वेश्चन में जितना भी कुछ लाना होता है सब ला देते हैं बारी बारी, और लास्ट में जो आता है वही हमारा रेंज हो जाता है। ये है हमारा एलिमेंट्री मेथड। अभी रेंज का और मेथड है ना, सब धीरे धीरे करके हम टोटल बता देंगे, ओके। लेकिन आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस चैनल से पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कहेंगे खूब मन लगा के पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगे इस चैनल का काम, लगे कि भैया ये स्टूडेंट के हित का है, तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके रख सके जो पढ़ना चाहते हैं, है ना। चलिए, आज की सभा खत्म। तब तक के लिए यही कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।